तो हेलो दोस्तों, आज से करीब 3-4 दिन पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड टीम का स्क्वाड घोषित कर दिया गया था। और इसी तरह से इंग्लैंड टीम वो पहली टीम बन चुकी है जिसने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी स्क्वाड को सबसे पहले घोषित कर दिया है। इंग्लैंड की पूरे टीम के स्क्वाड को देखने के बाद मेरा मूड पूरी तरीके से खराब हो गया, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड टीम में ना ही रीस टोपली हैं, ना ही सैम करन हैं, ना ही विल जैक्स हैं, ना ही मोइन अली हैं और ना ही हमारे सबसे चहीते बेन स्टोक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को पहली बार उसका कप दिलाने में सफल हुए थे। सबसे पहले आप इंग्लैंड की इस पूरे स्क्वाड को देखिए। इंग्लैंड के इस पूरे स्क्वाड में सबसे पहले नाम आता है जॉस बटलर का, जो कि उनके कैप्टन रहने वाले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद आता है फिल सॉल्ट का, जो रूट का, हैरी ब्रूक का, बेन डकेट का, जेमी स्मिथ का, लियाम लिविंगस्टन का और सबसे बड़ी बात आरसीबी फैंस के लिए उनके सबसे चहीते जैकब बेथल का भी नाम है यहाँ पर। उसके बाद ब्राइडन कार्स, जेमी ओवरटन और बात करें बॉलर्स की तो जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद, मार्क वुड और गुस एटकिंसन का नाम आता है। इंग्लैंड की इस पूरी टीम को देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर रीस टोपली, विल जैक्स, सैम करन, मोइन अली और बेन स्टोक्स का नाम आखिर क्यों नहीं है। या तो यहाँ पर ये कर सकते थे कि ब्राइडन कार्स की जगह सैम करन या रीस टोपली को खिला सकते थे। इंग्लैंड की इस पूरे स्क्वाड को देखने के बाद मुझे लगता है कि बैटिंग में बहुत ज़्यादा गहराई तो है और पेस बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा गहराई है। इस पूरे स्क्वाड में जॉस बटलर का नाम है, फिल सॉल्ट का नाम है, जो रूट का नाम है, हैरी ब्रूक का नाम है, बेन डकेट का नाम है और इसके अलावा जेमी स्मिथ का भी नाम ऐड हो गया है। तो ओवरऑल देखने पर इंग्लैंड की टीम में तो गहराई तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन एक्सपीरियंस की थोड़ी बहुत कमी तो दिख ही रही है। क्योंकि यार अगर इस पूरे टीम की बैटिंग ऑर्डर को देखा जाए तो सिर्फ जॉस बटलर, जो रूट और यहाँ तक कि बेन डकेट के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक और जैकब बेथल का नाम नहीं लिया है। अगर देखा जाए तो ये वही फिल सॉल्ट है जिन्होंने केकेआर को पूरी तरीके से फाइनल तक पहुँचाया हुआ था और अभी भी बहुत बढ़िया इंग्लैंड के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये देखा जाए तो हैरी ब्रूक भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी बढ़िया प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये चलते हैं तो चाँद तक, अगर नहीं चलते तो घर तक भी नहीं जा पाते हैं। हमने और आपने इनको कई बार आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हुए भी देखा है। अगर ये चलते हैं तो ये अपनी सेंचुरी तक जाते हैं, नहीं तो डक पर आउट होने से इनको कोई नहीं रोक पाता है। इसके बाद नाम आता है इंग्लैंड के सबसे युवा खिलाड़ी में से एक जैकब बेथल का नाम। तो यहाँ पर हम सभी आरसीबी फैंस के लिए खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर जैकब बेथल का नाम हम लोग देख पा रहे हैं। इनके पास भले कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड के लिए कुछ मैचों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया भी है और बहुत ही ज़्यादा आक्रामक पारी खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ओडीआई में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। और अब बात आती है कैप्टन जॉस बटलर की, जो कि अभी इंग्लैंड के लिए सबसे बेहतरीन पारियां लगातार खेलते जा रहे हैं और इनको भी पाकिस्तान का पिच बहुत ज़्यादा ही रास आता है। और इसके साथ ही साथ इंग्लैंड टीम में एक्सपीरियंस का दूसरा नाम यानी कि जो रूट का नाम जुड़ गया है, जो कि पिछले कुछ 3-4 सालों से इंग्लैंड ओडीआई क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए पिछले कुछ प्रदर्शन के कारण ही उनका नाम फिर से ओडीआई टीम स्क्वाड में शामिल हो गया है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन, ब्राइडन कार्स और जेमी ओवरटन का नाम यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर सिर्फ लियाम लिविंगस्टन को छोड़ करके बाकी कोई बड़ा नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक लियाम लिविंगस्टन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों ऑलराउंडर्स के ऊपर पूरी टीम का भार आने वाला है, फिर चाहे वो ब्राइडन कार्स हो या जेमी ओवरटन हो। और हो सकता है कि यहाँ पर इंग्लैंड के पहले प्लेइंग 11 में इन दोनों में से किसी एक का ही नाम देखने को आपको मिल सकता है। और अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो लियाम लिविंगस्टन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है ब्राइडन कार्स का नाम। यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है और इसके साथ हमने ये भी देखा कि इंग्लैंड की टीम में ऑलराउंडर भी बहुत बेहतरीन ही मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि इनका बॉलिंग ऑर्डर बहुत ही कमज़ोर रहने वाला है और खास करके स्पिन ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स में सबसे पहला नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, उसके बाद मार्क वुड का, उसके बाद गस एटकिंसन, उसके बाद ब्राइडन कार्स, उसके बाद साकिब महमूद का नाम आता है। और इंग्लैंड फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो गई है। जोफ्रा आर्चर की एंट्री के कारण ही इंग्लैंड टीम की बॉलिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा शानदार मुझे लग रही है, खास करके पेस अटैक। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पहले प्लेइंग 11 के लिए जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्राइडन कार्स का नाम ही आने वाला है। और यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 में कोई भी पेस बैटरी में बदलाव होता है तो यह हो सकता है गैस एटकिंसन हो सकते हैं या फिर साकिब महमूद हो सकते हैं। अभी आपसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि इंग्लैंड टीम की पेस बैटरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने इंग्लैंड टीम के पूरे स्क्वाड को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम प्रॉपर स्पिनर के रूप में दिखाई दे रहा है और वो नाम है सिर्फ आदिल रशीद का, जो कि इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट इंग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है, क्योंकि एक आदिल रशीद को छोड़ करके यहाँ पर कोई भी प्रॉपर स्पिनर मौजूद इंग्लैंड के पास नहीं है। फिर चाहे वो लियाम लिविंगस्टन हो या जैकब बेथल हो या हैरी ब्रूक हो, ये तीनों प्रॉपर एक बैट्समैन ऑलराउंडर हैं। आप खुद अपने आप से ये सोचो कि अगर आपके सामने क्रिकेट की सबसे बड़ी दो टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीमें अगर आपके सामने मौजूद हो तो आप क्या इस स्पिन डिपार्टमेंट से आप मैच को जीत सकते हैं? ये इंग्लैंड टीम के लिए देखने वाली बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में।
और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि लियाम लिविंगस्टन एक विकेट टेकर बॉलर नहीं है, और यहाँ पर अगर उनको पूरे के पूरे 10 ओवर करने को दे दिया जाए तो उनकी क्या हालत होने वाली है। और यहाँ पर इंग्लैंड टीम के लिए देखने वाली बात ये होगी कि अगर आदिल रशीद किसी दिन उनका खराब दिन चला गया तो उनकी क्या हालत होने वाली है स्पिन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी छोटी छोटी टीमें भी उनके खिलाफ 350 से 400 रन आराम से बना सकती हैं। और अब बात करते हैं कि इस पूरे इंग्लैंड टीम की स्क्वाड में प्रोजेस क्या हैं। मेरे अपने हिसाब से अगर इस टीम में सबसे बड़ी पहली प्रोज है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड टीम की बैटिंग ऑर्डर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इंग्लैंड टीम की बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा गहराई है अकॉर्डिंग टू द ऑलराउंडर एंड स्पिन डिपार्टमेंट। इस पूरी टीम में जो दूसरा मुझे प्रोजेस लगता है वो मुझे पर्सनली लगता है कि इंग्लैंड टीम की पेस बैटरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर चाहे वो इंग्लैंड टीम में फिर से वापसी करने वाले जोफ्रा आर्चर हो, मार्क वुड हो, गस एटकिंसन हो या फिर ब्राइडन कार्स हो। इंग्लैंड की इस टीम को देख करके हमने प्रोजेस तो जान लिए हैं, अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे बड़ा कॉन्स यहाँ पर इंग्लैंड टीम के लिए मुझे ये लगता है पर्सनली, क्योंकि इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कमजोर लग रहा है मुझे। फिर चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर मुझे दिखाई दे रहा है, वो है आदिल रशीद। और आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी दिन आदिल रशीद किसी मैच में फ्लॉप हो जाता है तो इंग्लैंड उस दिन 350 से 400 रन खाने वाली है। और दूसरी जो इस टीम की मुझे सबसे बड़ी कौन सी लगती है, यहाँ पर ऑलराउंडर में डेप्थ नहीं है। एक लियाम लिविंगस्टन को अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जेकब बेथल, जेमी एवर्टन और ब्राइडन कार्स को यहाँ पर प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से लगता है कि इंग्लैंड की टीम ये बहुत ही बेहतरीन टीम रहने वाली है। बस यहाँ पर जो थोड़ी सी कमी इस टीम में मुझे लग रही है वो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यह टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। तो अब लास्ट में देख लेते हैं कि इंग्लैंड टीम के लिए पहली प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं फिल सॉल्ट, बेन डकेट, उसके बाद 1 डाउन पर जो रूट, और इसके साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक और जेकब बेथल और जॉस बटलर का नाम आता है। और इसके साथ ही साथ मैंने फिनिशर में लियाम लिविंगस्टन और गस एटकिंसन का नाम रखा है, और वहीं पर पेसर्स में ब्राइडन कार्स और जोफ्रा आर्चर का नाम शामिल किया है। और बाकी यहाँ पर स्पिन इनका कमजोर है तो इसीलिए मैंने सिर्फ आदिल रशीद को ही रखा है यहाँ पर। वैसे दोस्तों इंग्लैंड टीम के लिए आपकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सभी टीमें अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर देंगी तो आपको इसी चैनल पर उनके स्क्वाड का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।